कभी सोचा है कि आपका रेनकोट आपको गीला होने से कैसे बचाता है? या आपके मोजे इतने लचीले क्यों होते हैं? जवाब हमारे चारों ओर मौजूद कमाल के मटेरियल्स में छिपा है। आज हम सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक के पीछे की साइंस को समझने वाले हैं। ये वो मटेरियल्स हैं जिन्होंने सच में हमारी दुनिया को एक नया आकार दिया है। जरा अपने आसपास नजर दौड़ाइए। वो कालीन जिस पर हम चलते हैं, वो मोजे जो हमें गर्म रखते हैं, अरे हमारा टूथब्रश तक, इन सब में एक चीज कॉमन है, फाइबर। हमारी दुनिया इन्हीं मटेरियल से बुनी हुई है। पर आखिर ये सिंथेटिक फाइबर्स हैं क्या, और ये आते कहाँ से हैं? देखिए, फाइबर्स की ना दो अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है नेचुरल फाइबर्स जो हमें पेड़ पौधों और जानवरों से मिलते हैं, जैसे कॉटन, ऊन और रेशम। और दूसरी तरफ है सिंथेटिक फाइबर्स जिन्हें इंसानों ने केमिकल प्रोसेस से बनाया है। तो सवाल यह है कि क्या कोई एक दूसरे से बेहतर है या बस अलग है? आज हम इसी इंसान की बनाई हुई साइट पर फोकस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम फाइबर्स की दुनिया को समझेंगे, सिंथेटिक्स के राज को जानेंगे, कुछ मशहूर फाइबर्स के बारे में बात करेंगे, फिर प्लास्टिक के दौर में चलेंगे, उसके दोहरेपन को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि हमारे पास क्या रास्ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हिस्से से रेशों की दुनिया। कुदरत के बनाए डिज़ाइन से लेकर इंसान की बनाई हुई चीज़ों तक, ये धागे ही हैं जो हमारे कपड़ों, हमारे घरों और हमारी जिंदगी को एक साथ जोड़कर रखते हैं। अब आते हैं असली राज पर। दूसरे हिस्से में हम सिंथेटिक्स के सीक्रेट को समझेंगे और वो राज छिपा है एक शब्द में, पॉलीमर। यही वो कॉन्सेप्ट है जिसके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं था। सुनने में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका आइडिया बहुत ही सिंपल है। सोचिए जैसे मोतियों की कोई माला हो या पेपर क्लिप्स की एक चेन। बस एक सिंथेटिक फाइबर ठीक ऐसा ही होता है, एक ही जैसी छोटी छोटी यूनिट्स की एक लंबी चेन। और इसी स्ट्रक्चर को, इसी चेन को हम कहते हैं पॉलीमर। ये ग्रीक शब्दों से बना है। पॉली जिसका मतलब है बहुत सारे, और मर यानी यूनिट या इकाई। तो जब भी आप पॉलिएस्टर या पॉलीथीन जैसे शब्द सुनते हैं तो उस पॉली को याद रखिएगा। इसका मतलब है कि आप एक लंबी, दोहराई जाने वाली चेन वाले मटेरियल को देख रहे हैं, एक असली पॉलीमर। ठीक है, तो अब जब हम बेसिक समझ गए हैं तो चलिए कुछ रॉक स्टार्स से मिलते हैं। तीसरे हिस्से में हम कुछ ऐसे मशहूर फाइबर्स के बारे में जानेंगे जिन्होंने फैशन, इंडस्ट्री और यहाँ तक कि दुनिया ही बदल दी। सबसे पहले बात करते हैं रेयॉन की, जिसे आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। सोचिए, एक जमाने में रेशम कितना महंगा था, हर कोई नहीं खरीद सकता था। तो 19वीं सदी में वैज्ञानिकों ने लकड़ी के पल्प को केमिकल से ट्रीट करके इसका एक सस्ता विकल्प बना दिया। और अचानक हमारे पास एक ऐसा कपड़ा था जो रेशम जैसा दिखता था, पर उससे कहीं सस्ता था और उसे किसी भी रंग में रंगा जा सकता था। फिर आया साल 1931 और सब कुछ बदल गया। नायलॉन आया, जो दुनिया का पहला पूरी तरह से सिंथेटिक फाइबर था। मतलब इसे बनाने में किसी भी नेचुरल चीज का इस्तेमाल नहीं हुआ, बस कोयला, पानी और हवा। ये मजबूत था, लचीला था, हल्का था और धोने में भी आसान। देखते ही देखते ये हर जगह छा गया। मौजे, रस्सियां, टेंट, टूथब्रश, सीट बेल्ट। कह सकते हैं कि नायलॉन ने मॉडर्न दुनिया को बनाने में एक बड़ा रोल निभाया। लेकिन क्या नायलॉन का फाइबर सच में इतना मजबूत होता है? इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। जी हाँ, असल में अगर आप एक ही मोटाई का स्टील का तार और नायलॉन का धागा लें तो नायलॉन का धागा ज्यादा मजबूत निकलेगा, स्टील से भी ज्यादा। इसीलिए तो इसे पैराशूट और रॉक क्लाइंबिंग जैसी चीजों में इस्तेमाल करते हैं, जहां मजबूती ही सब कुछ है। अब बात करते हैं उन फाइबर्स की जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। पॉलिएस्टर की वजह से ही आपकी शर्ट पर जल्दी सिलवटें नहीं पड़ती और उसे धोना और संभालना आसान हो जाता है। और एक्रिलिक, ये ऊन का एक बेहतरीन और सस्ता विकल्प है, गरम, रंग बिरंगा और टिकाऊ। अगली बार जब आप सर्दियों में कोई आरामदायक स्वेटर पहने तो हो सकता है वो एक्रिलिक का ही हो। लेकिन इन मॉडर्न फाइबर्स के साथ एक बहुत ज़रूरी चेतावनी भी जुड़ी है। देखिए, नेचुरल फाइबर्स आग लगने पर जल जाते हैं, लेकिन सिंथेटिक फाइबर्स पिघलते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कपड़ों में आग लग जाए तो ये कपड़ा पिघलकर शरीर से चिपक सकता है, जो बहुत खतरनाक हो सकता है। इसलिए किचन में या आग के पास काम करते समय सिंथेटिक कपड़े पहनने से बचना चाहिए।
तो फाइबर्स की दुनिया से निकलकर अब हम आते हैं इसके एक और बहुत बड़े भाई के पास, प्लास्टिक। तो हमारे चौथे हिस्से में आपका स्वागत है, द प्लास्टिक एज। और हाँ, आपको याद है पॉलीमर? प्लास्टिक भी वही पॉलीमर ही है, बस थोड़ा अलग तरह का। प्लास्टिक के दो मेन परिवार हैं। पहला थर्मोप्लास्टिक्स। थर्मो मतलब गर्मी, तो ये वो प्लास्टिक्स हैं जो गर्म करने पर नरम पड़ जाते हैं और आप उन्हें बार बार कोई भी शेप दे सकते हैं, जैसे पानी की बोतलें। दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये एक बार सेट हो गया तो हो गया, गर्म करने पर भी ये नरम नहीं होता, जैसे आपके बिजली के स्विच या बर्तनों के हैंडल। यहाँ हम दोनों के कुछ साफ साफ उदाहरण देख सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक से खिलौने, डिब्बे जैसी चीजें बनती हैं, वहीं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का इस्तेमाल स्विच और किचन के सामान बनाने में होता है, जहाँ मजबूती और गर्मी सहने की क्षमता जरूरी है। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। 5वें हिस्से में हम बात करेंगे प्लास्टिक के विरोधाभास की। एक तरफ ये हमारा बहुत बड़ा दोस्त है, तो दूसरी तरफ उतना ही बड़ा दुश्मन। आखिर हम प्लास्टिक इतना इस्तेमाल करते क्यों हैं? क्योंकि इसमें वो सारी खूबियां हैं जो हमें चाहिए। इस पर जंग नहीं लगता, ये हल्का, मजबूत और टिकाऊ है। ये बिजली और गर्मी का अच्छा इंसुलेटर है। और सबसे बड़ी बात, इसे किसी भी आकार में ढालना बहुत आसान है। अब आते हैं असली प्रॉब्लम पर। देखिए, नेचर में हर चीज गल जाती है, डीकम्पोज हो जाती है, उसे हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। एक सेब का छिलका बैक्टीरिया की मदद से मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब प्रकृति के पास इसे खत्म करने का कोई तरीका नहीं है। ये टेबल देखिए, ये पूरी कहानी बयां कर देती है। एक सूती कपड़ा 2 से 5 महीने में खत्म, लकड़ी 10 से 15 साल लग जाते हैं, टिन या एल्यूमिनियम के कैन 100 से 500 साल, और अब देखिए प्लास्टिक बैग कई 100 साल। इसका मतलब ये है कि आज हम जो भी प्लास्टिक इस्तेमाल करके फेंक रहे हैं, वो हमारी कई पीढ़ियों के बाद भी यहीं इसी धरती पर मौजूद रहेगा। तो क्या इसका कोई हल नहीं है? बिल्कुल है, और इसीलिए हमारा आखिरी हिस्सा इसी के बारे में है, हमारा ग्रह, हमारी पसंद। अब बात करते हैं कि हम इस समस्या से कैसे निपट सकते हैं। इसका समाधान छिपा है 4 आर के सिद्धांत में। पहला आर है रिड्यूस, मतलब इस्तेमाल कम करें। दूसरा है रीयूज, यानी एक ही चीज को बार बार इस्तेमाल करें। तीसरा है रिसाइकल, ज्यादातर थर्मोप्लास्टिक्स को रिसाइकिल किया जा सकता है। और चौथा आर है रिकवर, मतलब ऐसी आदतें अपनाएं जो हमारे पर्यावरण के लिए अच्छी हों। तो आखिर में हम इस एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। ये मटेरियल्स हमारी दुनिया का एक जरूरी हिस्सा बन चुके हैं, हम इनके बिना शायद रह नहीं सकते। तो सवाल ये नहीं है कि इन्हें छोड़ें कैसे, सवाल ये है कि हम इनके साथ जिम्मेदारी से कैसे रहें। और इस सवाल का जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।